येली देखता है कि उसके सामने बहुत सारे भेड़िए आ गए हैं। वो डीमन बेबी को पीछे करता है और अपने हाथ में लकड़ी की स्टिक लेके जोर से बोलता है, स्टिंकी तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और छुप जाओ, जितना ऊपर तक जा सको उतना ऊपर चढ़ जाओ, जल्दी। और वो भेड़िए से लड़ने चला जाता है। उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, कोई हथियार भी नहीं था, और उस भेड़ियों के वार से उसे रोकने के लिए कोई ढाल भी नहीं थी। उसकी फिजिकल पावर भी बहुत कम थी, इसलिए उसे कोई खास मौके का इंतज़ार करना था। और उसने एक ही बार में एक भेड़िए के दिल को चीर डाला, सिर्फ नुकीली लकड़ी से। लेकिन एक भेड़िए की मौत से बाकी भेड़िए डरे नहीं और वो भागे भी नहीं। अगर उन सब ने एक साथ हमला कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और फिर उसने एक और भेड़िए को मार डाला, लेकिन वो देखता है कि डीमन बेबी अभी तक वहीं है। तो वो कहता है, हे डीमन लॉर्ड, तुम अभी तक हमें क्यों घूर रहे हो? जल्दी जाओ। सांग्यान सोचता है, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि मैं तुम्हें इस भेड़िए के हाथों मरने दूंगा और कहीं जाके छुप जाओ। तो फिर वो जब येली का ध्यान नहीं था तब अपना बड़ा वाला रूप भेड़ियों को दिखा देता है, और उसे देख के भेड़िए तो कांपने लगे और रफू चक्कर हो गए। ये देख के येली भी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ? क्या मैं इतना ज़्यादा डरावना हूँ? मेरे हाथों में तो सिर्फ ये लकड़ी की छड़ी थी और वो इतने में ही डर के भाग गए। कुछ तो गलत है। यह जंगल में ज़रूर ही डीमन बीस्ट है, लेकिन फिर भी पिछली रात हम बिल्कुल ही सुरक्षित थे। आखिर किसने हमें बचाया होगा? और वो डीमन बेबी को देखता है तो वो उसकी ओर स्माइल करता है और सोचता है, अभी मुझे उसके सामने बेवकूफ़ बन के ही एक्टिंग करते रहना होगा। अब येली इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचता है कि इस टापू की सिर्फ एक साइड ही सूखी ज़मीन से जुड़ी हुई है। आमतौर पे तो मैं एक दिन में ही अपनी इस तलवार पे हज़ारों मील उड़ के चला जाता था और मुझे वो कभी दूर नहीं लगा था। लेकिन अभी मुझे कुछ घाव आ गए हैं और मेरे पास ये छोटा सा बर्डन भी है, तो ये बहुत मुश्किल और ख़तरनाक लग रहा है। और वो हमेशा सोता क्यों रहता है? सांक्यान ने भेड़िए को भगाने के लिए अपनी बची ऊर्जा इस्तेमाल करके अपना बड़ा रूप उसे दिखा दिया था, तो अब इसलिए उसे जल्दी से नींद आने लगी। लेकिन फिर येली ने उससे कई बार अपना ब्लड फीड किया था, तो धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा था। रात के वक्त येली पेड़ के नीचे सो रहा था। तब सांग्यान ने आंखें खोल के देखा तो येली सो रहा था। वो पहले येली को बुला के देखता है कि वो सच में सो ही रहा है ना, और फिर वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है उसे रात को प्रोटेक्ट करने के लिए। लगता है वो गहरी नींद में है, इसीलिए वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ हूँ तो बेबी आराम से सो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें चलते वक्त मुझे उठाना पड़ा। मैं उस डीमन बीस्ट को तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा और तुम्हारे ये स्वीट ड्रीम्स को भी डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से पकड़े रखूँगा तो तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। और वो येली का चिन पकड़ के उसके करीब जाता हुआ कहता है, ऑफ कोर्स मैं खुद के साथ अनफेयर नहीं रहना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी ना करूं और बस पीछे बैठकर देखता रहूं, ये भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं था। लेकिन येली गुस्से से आंखें खोलता है और संज्ञान को जोर का पंच लगाता हुआ कहता है, मुझे पता था वो तुम ही थे, लफंगे कहीं के। संज्ञान बोलता है, अरे नहीं, मेरा भांडा फूट गया। येली गुस्से से कहता है, कब से तुमने अपने इंसानी रूप में आना शुरू किया? तो संज्ञान स्माइल करता हुआ कहता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बस कुछ वक्त पहले ही। क्यों, तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो येली कहता है, तुम क्या तुम पहले से ही नाटक कर रहे थे? तो संज्ञान कहता है, नहीं नहीं, मैं कैसे वैसा बन के नाटक कर सकता हूँ? चिंता मत करो, पहले सच में मेरे स्पिरिट को नुकसान पहुंचा था और मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था। वो मेरा छोटा सा बच्चे वाला रूप कमज़ोर और बहुत ही बेवकूफ़ था, नहीं? तो येली कहता है, हाँ बिल्कुल बेवकूफ़ थे तुम। तो क्या फिर तुम्हें कुछ याद नहीं? तो संज्ञान कहता है, हाँ मुझे कुछ भी याद तो नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ याद नहीं। येली को राहत हुई कि थैंक गॉड, तो फिर उसे जो बातें नहीं सुनी चाहिए थी वो उसने नहीं सुनी होगी। और वो पूछता है कि तो तुम्हें कितना याद है? संज्ञान कहता है, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर है, लेकिन मुझे एक बात याद है कि एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बात कर रहा था। वो मुझे अपना डैडी कह रहा था। और वो येली को पेड़ की ओर अपने हाथों से लॉक कर देता है और कहता है,
मैंने पहले तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि तुम इतने नॉटी हो। मैं जब छोटा बन गया था तब तो मुझे बुली कर रहे थे और यहाँ तक कि मुझे एक नया नाम भी दे दिया। ये सुन के येली बहुत ज़्यादा चौंक गया कि उसे वो भी याद है। सांग्यान कहता है, तुमने मुझे स्टिंकी नाम दिया। तो येली फिर उसे समझाने लगता है कि अरे वो नाम तो उस छोटे से अडोरेबल बेबी के लिए था, वो तुम्हारे लिए नहीं, तो फिर इसे भूल जाओ। लेकिन सांग्यान कहता है, नहीं, मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर याद कर लिया है, तो मैं इसे नहीं भूल सकता। जब बाहर का कोई आसपास ना हो तो मुझे उसी नाम से बुलाना, जैसे मैं तुम्हारा एक एक्सक्लूसिव डीमन बीस्ट हूँ। तो येली कहता है, ऐसे घमंडी बीस्ट को कौन बड़ा करना चाहेगा। अब जब तुम अपनी इंजरी से रिकवर हो गए हो तो मुझसे चिपकना बंद करो। और वो सांग्यान को दूर पुश करता हुआ कहता है, तुम्हें अपने सुबॉर्डिनेट को ढूंढना चाहिए और डीमन लॉर्ड की जगह वापस लौट जाना चाहिए। तुम अभी भी तुम हो और मैं अभी भी मैं हूँ। ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा। और वो जाने लगता है तो सांग्यान जोर से बोलता है, ये कैसे नहीं बदल सकता। तुमने इस लॉर्ड को अपने हाथों में उठाया और यहाँ तक कि उसे अपनी छाती में छुपाया। अब इस अनकहे संबंध को तुम दूर करने की कोशिश मत करो। क्या कुछ लोग इतने ज़्यादा मान मर्यादा वाले होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। तो येली कहता है, पर वो तो तुम्हें बचाने के लिए था। सांग्यान कहता है, क्योंकि रात को तुम्हें मेरी बॉडी पे डिपेंड होना था और मुझे डर भी था कि मैं फिर तुम्हारे सीने में छुपने लायक नहीं रहूँगा। और अभी देखो, मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ कि मैं चल भी नहीं सकता और उड़ भी नहीं सकता। और वो ये सब बोलते वक्त कमज़ोर बनने की एक्टिंग कर रहा था। येली कहता है, तो अब तुम क्या चाहते हो। तो सांग्यान कहता है, यही कि लिली मुझे उठा ले। तो येली गुस्सा होता हुआ सोचता है, वो इतना कोमल है, ऐसा नाटक कर रहा है, वो वापस आने के बाद और भी बेशर्म हो गया। और वो जोर से कहता है, तुम ऑलरेडी ही इतने बड़े हो गए हो, तो मैं तुम्हें उठाऊं ऐसी उम्मीद भी तुम कैसे कर सकते हो। और सांग्यान अपना इमेजिनेशन करता है कि कैसे येली उसे उठा के ले जाएगा और वो येली को इस बारे में आइडिया भी दे देता है कि वो कितना प्यारा लगेगा। तो येली जोर से कहता है, ऐसा करने की ट्राई भी मत करना। और फिर वो थोड़ा खांस के कहता है कि मैं चलते चलते तुम्हारे हाथ पकड़ सकता हूँ, बस मैं यही कर सकता हूँ। तो डीमन लॉर्ड कहता है, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। और वो सोचता है कि वो मेरा प्यारा सा शाई क्यूटी है, तो चलो उसके साथ रहने का कोई तो तरीका मिला। येली कहता है, तो क्या अब हम चले, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। लेकिन सांग्यान उसे अलर्ट करता हुआ जोर से कहता है, येली ज़रा ध्यान से। तो येली पीछे देखता है कि आखिर बात क्या है। तो वहाँ हेवनली एम्परर जियू चेन आ रहा था और कहता है, जैसा सोचा था, कियोटिक टोरन की बदबू ढूंढना बहुत ही आसान है। और वो येली को देख के चौंक जाता है क्योंकि उससे वो स्प्रिंग गॉड लीजू जैसा दिखा। येली सोचता है, ये आदमी कौन है। उसके पावर और इतने मजबूत ऑरा की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा और उसका चेहरा तो मेरे चेहरे से मिलता है। और वो उसे अपना परिचय देने वाला था कि मैं हूँ, लेकिन सांग्यान जोर से बोलता है, वो नहीं है। और वो परेशान हो जाता है कि येली की जानब उस ओल्ड थीफ के हाथ में है। तो वो जोर से बोलता है, ओल्ड मैन, ये मत भूलो कि तुमने अपने हाथों से लीजू को मारा था, और वो भी 200 साल पहले। वो तुम ही हो जो ये कहते फिर रहे हो कि उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा और वो पूरी तरह से गायब हो गया है। इस इंसान से उसका कोई लेना देना नहीं। तो जियू चैन कहता है, बिल्कुल ये वो नहीं है, नहीं तो मैं अपने ही बेटे को कैसे नहीं पहचान सकता। येली उसे पूछता है कि आप कौन है। तो जियू चैन कहता है, मैं 9 लोक में से जो सबसे पवित्र लोक है, स्वर्ग लोक, मैं वहाँ का एम्परर हूँ। मेरा नाम जियू चैन है। तो येली ये सुन के सोचता है कि तो क्या ये स्प्रिंग गॉड के पिता है, हेवनली एम्परर। जियू चैन येली से कहता है कि तुम कौन सी प्रजाति से हो, तुम्हारा ये चेहरा बिल्कुल ही मेरे प्यारे बेटे जैसा है। तो येली कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इसी चेहरे के साथ पैदा हुआ था। मेरा ये शरीर मेरे माता पिता द्वारा दिया गया है और ये बदल नहीं सकता। वहाँ जियू चैन येली को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो सांग्यान अपनी तलवार तक बुला लेता है और जोर से कहता है, तुम ये क्या करने की सोच रहे हो, उसे छूना मत। कियोटिक टोरंट, तुम इस तरह से दिखा रहे हो तो ये और भी ज़्यादा सस्पिशियस होता जा रहा है।
क्या ये इंसान सच में लीजू से रिलेटेड नहीं? सांग्यान उस पर वार करता हुआ जोर से कहता है, बोलना बंद करो और निकलो यहाँ से। और वो वार कर देता है, लेकिन वो खुद ही कवच के कारण दूर थ्रो हो जाता है। उसके पास शक्ति भी कम थी तो उसके मुंह से खून तक निकलने लगा। उसे पता चला कि एक बैरियर उसने कब ये अरेंज कर लिया। अंदर जियू चैन उसे कहता है, कियोटिक टॉरेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी आत्मा अभी भी इंजर्ड है, तो अपनी शक्ति ज़ाया मत करो, और मेरे पास भी तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त नहीं। बाहर सांग्यान तो उसे मना कर रहा था कि नहीं, उसे छुओ मत। जियू चैन येली को कहता है, मैंने तो तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं, इस नकली वाले का ओरिजिन क्या है? और वो येली के आगे हाथ बढ़ाता है। येली तो ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि आखिर वो करने क्या वाला है। जियू चैन येली के सीने में अपना हाथ आर पार कर देता है और ये देखकर सांग्यान जोर से बोलता है, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। येली का शरीर कांपने लगा था और उससे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। जियू चैन उसके अंदर से येली की आत्मीय तलवार बाहर खींच निकालता है और उसे पता चलता है कि अच्छा, तो इसमें से ही उस दानव की बदबू आ रही थी। ये बहुत डिस्गस्टिंग है। और वो उस तलवार को फेंक देता है। येली तो बहुत कमज़ोर पड़ गया था और सोचता है, उसने कितनी आसानी से मेरे शरीर से मेरी आत्मीय तलवार को बाहर खींच निकाला। वो सच में बहुत स्कैरी है, इसलिए ही उसे सब ऐसा गॉड बुलाते हैं जिसे कोई भी दानव नहीं हरा सकता। जियू चैन उसे कहता है, डरो मत, मैं तुम जैसे छोटे से मनुष्य को नहीं मारूंगा। मैं तो बस तुम्हारी स्वर्ग से संबंधित डेस्टिनी की झांकी देखना चाहता हूँ। लेकिन अभी मुझे सबसे पहले इस दानव की गंदगी मिटानी होगी। और वो येली के सामने एक यंत्र प्रकट करता है और कहता है, इस यंत्र पे ध्यान लगाओ और तुम्हारी आत्मा को कनेक्ट करो। ये तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट की सारी बातें दिखाएगा। यह सुन के सांग्यान और येली दोनों चौंक गए। येली सोचता है, मेरा पास्ट और प्रेजेंट सब। सांग्यान को भी ये विचार आता है कि मैंने सुना है कि जियू चैन भूत और भविष्य बता सकता है, यहाँ तक कि मैं भी ये देख सकता हूँ। येली भी अपना पास्ट देख रहा था। वो देखता है कि ये तो लीजू है। जियू चैन उससे बता रहा था कि मैंने बहुत ही भयानक भविष्य देखा है। ये दुनिया अंतहीन है, लेकिन फिर भी हमारी ये दुनिया अब इस हद तक आ गई है कि वो नष्ट होने वाली है। यह संकट मिटाने के लिए 12 प्राचीन देवताओं को अपना बलिदान देना होगा। शक्ति के देव, अग्नि के देवता, 5 पहाड़ों के देवता, पश्चिमी महासागर की देवी, दिन के देवता और 4 विस्तार की रखवाली करने वाले देवता, उत्तरी वैलकरीज, जलते तारे के देव, मैत्री तारा, सूर्य देवी, स्वर्गीय परी, बादलों के देव। ये अब कुल मिला के 11 हो गए हैं, बस एक ही कम है। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर सभी बलिदान नाकामयाब हो जाएगा और उस वक्त आसमान से आग बरसेगी और सब जल के भस्म हो जाएगा। सभी जिंदा चीजें नष्ट हो जाएगी और सब साफ हो जाएगा। अब तक तो तुम्हें और मुझे मिला के सभी प्राचीन देवताओं ने अपनी ओर का काम कर लिया है। सांग्यान प्राचीन देवताओं में से एक महाभयानक है, अगली उसकी ही बारी आएगी। मैंने तुम्हें उसे वापस लाने को कहा था, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? तो लीजू घुटनों पे बैठा कहता है, पिताजी, आपने मुझे उसे वापस लाने को कहा और आप उसका बलि के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो जियू चैन कहता है, हाँ। लीजू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मैं उसके कितना करीब हूँ। आपकी नज़रों में तो वो बस एक जंगली राक्षस है। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो फिर क्या आप उसे मार डालेंगे? जियू चैन गुस्से से कहता है, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम्हारे जैसा तो बेटा ही नहीं होना चाहिए। तुम उस गंदे दानव से दोस्ती करके मेरी इज्जत उछाल रहे हो। लीजू कहता है, आत्मा का बलिदान देना, सभी धर्म की बातों की प्रैक्टिस, वो सब व्यर्थ है। वो कुछ हजारों सालों से सिंसियर बन के रह रहा है और उसने एक भी गुनाह नहीं किया। आयान एक बुरा दानव नहीं है, वो ये बलिदान डिजर्व नहीं करता। जियू चैन गुस्से से जोर से कहता है, अच्छा, तो तुम उसे खो नहीं सकते, तो क्या तुम अपने बाप को मरने देना चाहते हो? मुझे, जियू चैन को, मेरी बात ना माने और बाप से ही बगावत करे ऐसा बेटा कैसे हो गया? लीजू रोता हुआ कहता है, नहीं, अगर बलिदान देना इतना ही आवश्यक है तो क्या उसके लिए कोई और रास्ता नहीं?
मैं उसकी जगह मरने के लिए तैयार हूँ। तो जियो चैन यह सुन के चौंक गया और कहता है, ये ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें इसलिए ज़बरदस्ती नहीं की थी। लेकिन लीजू कहता है, मुझे माफ़ करिए, मैंने बगावत की और मेरी औकात भूल के आपको नाराज़ किया। देवताओं का जन्म कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक यही ज़िंदगी है। प्लीज़ मेरी इस विनती को मान लीजिए। फिर वो दोनों अल्टार यानी बलि देने वाली जगह पहुंच जाते हैं। जियो चैन पूछता है, क्या तुमने एक और बार इस बारे में सोच लिया है? लीजू कहता है, हाँ, लेकिन मैं जाऊँ उससे पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है। कियोटिक टोरंट शायद बहुत दुखी हो जाएगा और पागल हो जाएगा, तो प्लीज़ उसे कोई और चोट मत पहुंचाना। यह बहुत ज़्यादा जगह है, तो उसके लिए ज़रूर ही कोई एक जगह होगी। तो जियो चैन कहता है, ये ठीक है, मैं वो करूँगा, लेकिन जहाँ तक वो कुछ गलत नहीं करता, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। फिर लीजू अपना बलिदान दे देता है और प्रार्थना करता जाता है कि जिस लोगों से आप प्यार करते हैं वो सही सलामत रहे। मेरे पिताजी आप तक कोई भी बीमारी ना पहुँचे, धरती पर कभी भी अकाल ना पड़े। और फिर लीजू अपने पुनर्जन्म के रास्ते जा रहा था, लेकिन पुनर्जन्म पे मेरा नाम नहीं है, तो ये नदी मुझे खुद को पार नहीं करने देगी। इस तरह से तो राख बन के धुंधले प्रकाश जैसी मेरी आत्मा के पास कोई आकार नहीं। फॉर्चुनेटली मेरे पास ये आत्मा का हिस्सा है। बस इतनी सी ही शक्ति के साथ मैं जन्म लेना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। मतलब लीजू ने सांग्यान की डेविल आँख लेके पुनर्जन्म लेने के लिए जीवन देने वाले दरवाजे से गुजरने का तय किया था। तो अब सांग्यान को पता चल गया कि लीजू उसकी वजह से ही मरा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। 200 साल और सच ढूंढना इतना आसान था। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद का ही बलिदान दे दिया, और ऊपर से सिर्फ मेरे लिए ही तुमने सारी पीड़ाएं भुगती और वापस आए। लेकिन जियो चैन कहता है, नामुमकिन है ये। जिसने भी बलिदान दिया उनमें से कोई वापस नहीं आया, तो लीजू अपनी आत्मा को कैसे जीवित रख पाया? येली भी सरप्राइज था कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे पास्ट में सचमुच का एक स्प्रिंग गॉड था। जियो चैन कहता है, ये बस बकवास है। उसने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए अपना जीवन गुमा दिया था। ये तो उसकी पिछली लाइफ थी। तो चलो अब इसकी प्रेजेंट की लाइफ देखते हैं। मुझे ये अजीब लगा कि इस मनुष्य के पास लीजू का कोई सार क्यों नहीं है। तो अब वो येली की प्रेजेंट लाइफ चेक करता है कि जब वो जन्मा था तब उसके माता पिता उसे देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये तो हम दोनों में से किसी के जैसा नहीं दिखता। उसके बाल तो सफ़ेद है और उसके आँख के पास एक तिल भी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और पूरा जीवन से भरा है। वो जब से जन्मा है उसके दाहिने हाथ की पकड़ नहीं छोड़ी। ऐसा लगता है वो जन्म से ही कुछ अजीब चीज़ साथ लाया है। मतलब कि लीजू सांग्यान की डेविल आँख साथ में लाया था। लेकिन फिर येली बहुत बीमार पड़ गया था और वैद्य जी ने तो ये कह दिया था कि इस बच्चे की बीमारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, वो गूंगा और डम है। ये तो बहुत बुरी बात है। वो 4 साल जितना बड़ा हो गया यही बड़ी बात है। और उसके माता पिता को फिर पता चला कि सामने के गांव में कोई है जो उसे ठीक कर सकता है, तो वो उसे उसके पास ले आए। तो उस दिव्य पुरुष ने कहा कि ये बच्चा तो जन्म से ही अमर है, लेकिन उसकी आत्मा विनाश के कगार पे है। मुझे उसे तियानशुआन सेक्ट ले जाने दीजिए। मैं उसकी आत्मा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करूंगा। शायद फिर वो कुछ जीवंत लक्षण दिखाने लगे। तो वो उसे तियानशुआन सेक्ट ले आए और वहाँ उसे प्रशिक्षण दिया और उसके मास्टर बन गए। उसके मास्टर ने कहा कि तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। तुमने 81 दिनों तक रिकास्ट होने दौरान बहुत ही ज़्यादा दर्द सहा। तुम्हारी पुरानी यादें तुम भूल चुके हो, बिल्कुल ही पूरी तरह से। तुम्हारा नसीब टूट चुका था और आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हुई है। आज से तुम्हारी सरनेम है जियोफांग और तुम्हारा नाम है येली। तो छोटा येली कहता है, येली? मैं? तो उसके मास्टर कहते हैं, हाँ, तुम येली हो और इसे याद रखना, मैं तुम्हें ये हाथी दांत फ्रोस्ट तलवार देता हूँ। ये तुम्हारी लाइफ स्वॉर्ड बनेगी, इसे संभाल के रखना। तो छोटा येली वो तलवार ले लेता है और उस तलवार में वो डेविल आँख भी थी। छोटा येली बोलता है,
ये आइवरी फ्रॉस्ट है और वो मेरी है और मैं ये ली हूँ। हेवनली एम्परर अपना जादू यंत्र बंद करता है और कहता है, अब मैं समझा। वो सच में लीजू है जिसने पुनर्जन्म पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर ली। अगर मैं पर्सनली चेक नहीं करता तो मुझे इस पे यकीन ही नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली जो ज़बरदस्ती पुनर्जन्म लेते हैं वो कुदरत के खिलाफ है। तुम्हारी आत्मा नष्ट हो गई होगी। एब्सोल्युटली वो इस वक्त तुम्हारी इस बॉडी के साथ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो लीजू का स्पिरिट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कभी जागृत नहीं हो पाएगा। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं है। लीजू वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुन के सांग्यान को झटका लगा और वो लीजू की यादों में खो गया कि उसने उससे कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, चाहे कुछ भी हो, जितना भी वक्त लगे, मैं ज़रूर ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। सांग्यान सोचता है उसने मुझसे वादा किया था और वो बहुत गुस्से में आ गया और कहता है, तुम्हारा ये गंदा मुंह बंद करो। उसकी मृत्यु पे शोक मनाने के लिए तुम ही एक हो जो इस पूरी दुनिया में इसके लायक नहीं। अल्टार की निगरानी रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो तुम ही क्यों अपना बलिदान नहीं दे देते? तो जियोचेन कहता है, इस सिचुएशन को कौन संभालता? और ऊपर से मैंने लीजू को जीवन दिया था। एक बेटा बाप के लिए मरे, ये लाजमी है। हजारों सालों से लीजू तुम्हारे जैसे राक्षस से दोस्ती कर रहा था। उन दिनों में वो तुम्हारे साथ मनुष्य लोक में बेवकूफों की तरह घूमता फिरता था। क्या उसके जैसा बेवकूफ एक गॉड बनने लायक था? वो मर गया। जो अब बचा है वो थोड़ी सी याद है, और उसने तुम्हें वादा भी किया था कि वो फिर से तुम्हारे पास आएगा। बेवकूफ। सांग्यान कहता है, तुम सोचते हो तुम एक पिता कहलाने लायक हो? तुम तो उसे प्यार तक नहीं करते थे, लेकिन तुमने अपने ये बाप बेटे वाले संबंध का इस्तेमाल करके उसे अपनी लाइफ का बलिदान देने के लिए विवश किया। तुमने किसी और का ट्रेजर चुराया। तुम सोचते हो वो सिर्फ एक कचरा था? और वो अपनी तलवार से जियोचेन को मारने वाला वार करता है और जियोचेन का बैरियर टूट जाता है। जियोचेन ये देख के बहुत चौंक गया और जोर से कहता है, क्यों टिकटोरन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने गॉड एरर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे की? वहाँ ये सब होते देख सोचता है कि मैंने पहले ही कह दिया था, मैं लीजू नहीं हूँ। अभी डीमन लॉर्ड, तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया। सांग्यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और जियोचेन पे हमला करने ही वाला था, लेकिन अभी जियोचेन उससे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि सांग्यान के पास वैसे भी अभी पावर थोड़ी कम थी। लेकिन फिर भी वो हेवनली एम्परर जियोचेन से लड़ने चला गया।